डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं इंटरैक्शन ऑफ जीन, और इसे हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो टिपिकली डाई हाइब्रिड रेशो होता है 9:3:3:1, उससे ये डिवाइएट करता है और इससे मैच नहीं कर पाते इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं फिनोटाइप में। इसलिए इन्हें हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जीन ऑफ इंटरेक्शन समझने के लिए हमने 3 पॉइंट रखा हुआ है: मीनिंग ऑफ जीन इंटरेक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन इंटरेक्शन एंड वेरियस फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन। तो इसको आगे देखते हैं क्या क्या हम इसमें समझ पाते हैं आज के लेक्चर में। मीनिंग ऑफ जीन इंटरेक्शन। मीनिंग ऑफ जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन जो है उसकी मीनिंग के हिसाब से ये है कि जो एक से अधिक जीन, ठीक है, एक से अधिक जीन जो डिफरेंट लोकाई पर हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं जब उनके कैरेक्टर समान होते हैं। तो एक्सप्रेशन जो एक जीन का है वो डिपेंड करता है दूसरे जीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। इसको हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। और ये डिफरेंट लोकाई मतलब स्थान पर होते हैं। जो डिफरेंट स्थान पर होने वाले एक ही लक्षणों के अलग अलग जीन्स हैं, उनका जो प्रभाव है उसको हम एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। यह वर्ड एपिस्टेटिस जो है बेटेसन के द्वारा 1909 में सबसे पहले यूज़ किया गया था, और यह बताने के लिए यूज़ किया गया था कि जो दो डिफरेंट जीन हैं वह कैसे किसी एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं, या तो उसको बढ़ा देते हैं या उसकी घटा देते हैं, उसको या मास्क कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो जीन जो एक जीन जो किसी दूसरे जीन का एक्सप्रेशन को दबा देता है या छुपा देता है उसको हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और जो जीन का एक्सप्रेशन दब जाता है या ढक जाता है या छुप जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिस जो है इंटरजेनिक या इंटर एलेलिक जीन हो सकता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन के लक्षण में हम देखते हैं पहला नंबर ऑफ जीन। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये रखनी होगी याद कि 2 या उससे अधिक जीन होते हैं, तो यह इसका इम्पॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा अफेक्ट सेम कैरेक्टर, मतलब किसी एक ही लक्षण को वह प्रभावित करेंगे तभी वो एपिस्टेटिस हो पाएगा। इसलिए सेम लक्षणों को प्रभावित कर पाने के कारण हम एपिस्टेटिस जीन कहते हैं। एक्सप्रेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है किसी दूसरे जीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। मतलब यदि कोई जीन होगा तो क्या प्रभाव डालेगा, और यदि नहीं होगा तो क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार से जो एक्सप्रेशन है जब होगा तो कुछ उपस्थिति पर डिफरेंट आएगा और अनुपस्थिति पर डिफरेंट आएगा। तो हम इसको एक्सप्रेशन के लेवल पर भी देखते हैं। अगला लक्षण देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ डाई हाइब्रिड सेग्रीगेशन रेशो। यह डाई हाइब्रिड सेग्रीगेशन जो रेशो है, मेंडल का जो सेकेंड लॉ था सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम देखते थे उसमें जो रेशो आता था 9:3:3:1, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। और पांचवा लक्षण देखते हैं जेनेटिक कंट्रोल। तो एपिस्टेटिस जो है गवर्न होते हैं डोमिनेंट जीन के द्वारा, बट कुछ केसेस और भी मिले हैं हम जानते हैं जिसमें कि रिसेसिव एपिस्टेटिस भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जीन इंटरेक्शन के लिए 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
जो जीन में होने चाहिए उसको हमने देखा। अब देखते हैं पहला जो रेशो है वो तो हम सब जानते हैं, डाइहाइब्रिड सेग्रीगेशन रेशो 9:3:3:1, इसलिए हमने यहाँ से 2 से शुरू किया है, जिसका नाम है कंप्लीमेंट्री फैक्टर। तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर जो है लेथाइरस ओडोरिटस स्वीट पी जो होती है उसमें हमने देखते हैं कि 2 वैरायटी जो होती है वाइट कलर की, जब उनको हम क्रॉस करा देते हैं तो एक जो अगला जनरेशन है जिसको हम बोलते हैं फिलियल 1 जनरेशन है या F1 जनरेशन, उसमें पर्पल कलर आ जाता है फ्लावर का। जबकि यहाँ पर देखें तो 2 सफ़ेद फ्लावर थे और आ जाता है पर्पल कलर। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसका आगे हम चेकर बोर्ड बना के, है ना, इस तरह से आगे क्रॉस कराते हैं इसी पर्पल का। तो जितने संभावित गैमेट्स बन पाएंगे उसको हम इस तरह से चेकर बोर्ड पे लेके आते हैं और उनके बीच क्रॉस करा के देखते हैं। और क्रॉस करा के देखते हैं तो रेशो जो आता है फिनोटाइपिकली वो इस तरह से आता है। एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें इस तरह से देखिए, ये और ये, इस तरह से रेशो हमें देखते हैं जो कि पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और जो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं वो इस तरह से आए हैं। तो यहाँ पर रेशो जो हो गया है 9:7। अब यहाँ पर गौर ये करने वाली बात है कि फिनोटाइप कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि कैपिटल C है, यदि ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल ये संभावना होगी कि वो पर्पल होगा। लेकिन कब? जबकि एक P बड़ा हो। देखिए यहाँ पर सभी में एक P बड़ा हुआ है, देखिए लाइन को मेरी, यहाँ पर देखिए एक ही P जो है वो बड़ा है। बाकी जहाँ जहाँ पर भी दोनों P छोटे हैं या दोनों P बड़े हैं, दोनों P छोटे बड़े हैं लेकिन C छोटा हो गया यहाँ, तो ये इस तरह से जो वाइट फ्लावर आ गया। यानी एक कैपिटल C होना चाहिए और एक कैपिटल P होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ कैपिटल C एक है और कैपिटल P एक है, वहाँ वहाँ पर पर्पल फ्लावर आए हैं। इसके एक्सेप्ट जितने भी जगह हैं वहाँ पर वाइट फ्लावर आए। तो इस तरह से रेशो जो है 9:7 हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फैक्टर। इसमें रेशो आता है 9:3:4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब स्थिति सेम वही है जो कम्प्लीमेंट्री की है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये रहती है कि यहाँ जो मक्के के दाने लाल जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये कब आते हैं कि जब दोनों पी छोटे हों और एक बड़ा आर हो। जैसे यहाँ पर देखें अपन, ये और ये, एक आर बड़ा है और 2 छोटे छोटे पी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है एक डिफरेंट कलर उत्पन्न हो गया जिसको हम लाल दाने के रूप में देखते हैं मक्के में। जबकि ये देखा जाए तो सप्लीमेंट्री फैक्टर लगभग वैसा ही है जैसा कि कम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। जिस तरह से ये एक रेशो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था वहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर वही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल 2 जहाँ पर पी छोटे दिखाई दे रहे हैं और एक कैपिटल आर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर ये मक्के के दाने लाल कलर के हो गए। बाकी जगह मक्के के दाने देखिए, ये एक पर्पल कलर का है और ये वाइट कलर के हैं, वाइट या येलो, और ये जो नॉर्मल कलर के मतलब ये, और ये जो लाल कलर जो एक अलग ही उत्पन्न हुआ है कलर। तो यहाँ पर जो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन के इंटरेक्शन के कारण यहाँ पर इस तरह का उत्पन्न हुआ है लक्षण, जिसको हम 9:3:4 के नाम से F2 जनरेशन में जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीमेरिज्म। पॉलीमेरिज्म का मतलब है एडिटिव या कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ जीन प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई इज कॉल्ड पॉलीमेरिज्म। जो डिफरेंट लोकाई पर हैं ऐसे जीन जो कम्युलेटिव या एडिटिव इफेक्ट डालते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमेरिज्म। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बोथ जीन जो है कंप्लीट डोमिनेंसी को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे रेशो तो 9:6:1 है। अच्छा, ये जो है ये कहाँ देखने को मिला? वीट के पेरिकार्प के कलर में। तो वहाँ पर 3 कलर हैं, डार्क रेड,
रेड एंड वाइट। तो कहाँ पर चीजें डार्क आ रही है, तो पैटर्न देखिए, ये पैटर्न वही है हमें जो पहले मिल रहा था कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में। इसके एक्सेप्ट ही हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि जहां जहां पर कैपिटल 2 बार बी यदि होगा, छोटा बी, तो देखिए ये लाइट रेड हो गया। या उल्टी बात करें कि जहां डबल ए छोटा छोटा हो गया 2 बार, वो यहाँ पर लाल लाल हो गया। और इसके एक्सेप्ट जहां पर एक बड़ा है ए और एक बड़ा बी है, तो ये पूरा पैटर्न एक बड़ा ए और एक बड़ा बी होने के कारण इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक पैटर्न जो है किसके कारण दिखाई दे रहा है, एक बड़ा ए और एक बड़ा बी। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर या तो दोनों ए बड़े होंगे, यहाँ पर देखेंगे, या हम देखते हैं यहाँ पर जैसे दोनों बी बड़ा है लेकिन दोनों छोटा ए हो गया, यहाँ दोनों छोटा ए हो गया, यहाँ दोनों छोटा हो गया, यहाँ दोनों बी छोटे हो गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये लाइट रेड के कलर के कॉम्बिनेशन हमें इस तरह से जिग-जैग पैटर्न में हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक जो है जिसमें कि चारों छोटे छोटे का मतलब है जो रिसेसिव, तो ये जो चारों हमको छोटे उसके हमको युग्म विकल्प भी मिल रहे हैं, या कहना चाहिए गैमीट के एलील्स मिल रहे हैं, तो वो ऐसे में वो वाइट है, ये वाली कंडीशन में। बाकी ये वाली कंडीशन में जो है वो लाइट रेड है। और यहाँ का जो पैटर्न जो चला आ रहा है, तीसरी बार हम देख रहे हैं सेम पैटर्न, ये हमें मिलता है। तो ये यहाँ पर एक कैपिटल ए होगा और एक कैपिटल बी होगा। तो इस तरह से 9:6:1 का रेशियो मिला हमें। तो यहाँ पर देखेंगे, जो इसलिए हमने लाल रंग से इसको डार्क किया हुआ है, बोथ द जीन सो कंप्लीटली डोमिनेंस। आगे देखते हैं 5वां, इसको हम जानते हैं एपिस्टेटिक फैक्टर या एपिस्टेटिस। तो यहाँ पर ही जो है बेटेसन ने इसी चीज को लेके एपिस्टेटिस वर्ड का उपयोग किया था। और यहाँ पर हमें मिलता है रेशो 12:3:1। तो यहाँ पर ये चीज कहाँ घटना मिली देखने को, तो ये था ये जो हम देख रहे हैं गर्ड है, ये क्या है, गर्ड। तो कुकुरबिटेसी फैमिली का जो फ्रूट है उसका हमको कलर देखने को मिलता है। तो 3 कलर हमें देखने को मिलते हैं, व्हाइट, येलो एंड ग्रीन। तो जब 2 व्हाइट वेराइटी को क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो हमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या मिला, इस तरह का रेशो मिला। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न सेम वही है, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला है ना, ये ट्राइंगल वाला पैटर्न। इसके एक्सेप्ट हमें ही यहाँ पर स्थिति और यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में हमें येलो कलर का फ्रूट कलर मिल रहा है, फ्रूट का बॉडी कलर, तो आउटर कलर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि 2 बड़े ए 2 बड़ा बी, मतलब 2 बड़े बी जो है यहाँ तीनों जगह, ये कॉमन बात। ए बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ 2 बी बड़े बड़े हैं यहाँ पर दोनों जगह, तीनों जगह में, इसलिए कलर कैसे मिला हमें, येलो। और यहाँ कंप्लीटली चारों एलील्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं, ए बी बी, इसलिए हमें क्या कलर मिला, ग्रीन। तो यहाँ लिखेंगे दिस फिनोमिना ऑफ मास्किंग वन जीन बाय अनदर नॉन एलिक जीन इज नोन एज एपिस्टेटिस। तो यहीं से अब आगे चलते हैं, 5वां हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं इनहिबिटरी फैक्टर। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर रेशो देखते हैं। तो वो देखिए रेशो ये हमेशा ये वाला जो पैटर्न है हमेशा मिला है हमें, ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है हमेशा मिला है। अब देखते हैं ये वाली जगह और ये वाली जगह और ये वाली जगह, यहाँ पर तीनों जगह में एक बड़ा आई है और तीनों जगह 2 छोटे छोटे पी। अब जबकि इसी की विपरीत बात करें, यहाँ पर दोनों आई तीनों जगह छोटे छोटे हैं, पी बड़ा हो छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दोनों आई जो है छोटे छोटे होने के कारण ये पर्पल कलर का लीफ हमें दिखाई दे रहा है राइस में। तो ये जो किसके कारण है रिस्पॉन्सिबल, पी के कारण, ठीक है। तो जो पी है पर्पल, उसने डोमिनेंटरी इनहिबिटरी one dominant inhibitory gene prevents the expression of another gene. The rice plant, the presence of gene P is responsible for the deep purple leaves. तो ये inhibitory effect है, inhibition कर दिया है किसका,
आई का इनहिबिशन हो गया पी के द्वारा, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी फैक्टर। इसका रेशो हमें मिला है 13:3। अब देखते हैं 7th नंबर का डुप्लीकेट फैक्टर। तो डुप्लीकेट फैक्टर 2 डोमिनेंट फैक्टर होने के कारण ये डुप्लीकेशन फैक्टर इस तरह से रेशो उत्पन्न करता है जिसका रेशो है 15:1। तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल जो दोनों एलील्स हैं वो दोनों रिसेसिव जब होंगे तभी की स्थिति में ऑनलेस राइस उत्पन्न होगा। बाकी की कंडीशन में सभी जगह हमें मिलता है ऑन्ड राइस। तो ये डुप्लीकेट होने के कारण हर जगह प्रभाव डाल चुका होता है, केवल जहाँ पर रिसेसिव फैक्टर्स होते हैं दोनों, वहीं पर ऑनलेस राइस उत्पन्न होता है। अब आगे चलते हैं, कुमुलेटिव या एडिटिव फैक्टर या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर ये आखिरी वाला है जिसको हम ह्यूमन स्किन कलर के रूप में देख सकते हैं। इस तरह के वेरियस शेड्स हमें दिखाई देते हैं ह्यूमंस बीइंग में, वाइट टू एकदम डार्क ब्लैक। तो यहाँ पर रेशो हमें मिलता है 1:4:6:4:1 रेशो। तो यहाँ पर दोनों जो जीन हैं, यह कलर के जो हैं वह अपना अपना प्रभाव समान रूप से दिखाते हैं, इसलिए इस तरह के हमें वेरियस कलर शेड्स मिलते हैं, जैसे ब्लैक, डार्क, मीडियम, लाइट एंड वाइट। तो इस तरह से हमें 5 कलर, बल्कि आगे भी और कलर मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें 4:1:6:4:1 रेशो मिलता है, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया। जब दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं तब निग्रो कलर आता है, जब दोनों एलील्स रिसेसिव होते हैं तो हमें वाइट कलर मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग कलर टोन्स हमें ह्यूमन स्किन्स में मिलते हैं, जो कि क्यूमुलेटिव या एडिटिव फैक्टर्स या हम उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कारण प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि तरह तरह के जीन इंटरेक्शन प्रभाव डालते हैं।